हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है और उसका महत्व। फ्रेंड्स, पार्ट टू शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जरूर देखें ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, एक डिजाइन, एक पैटर्न। हर कंपनी का काम करने का एक तरीका होता है, एक डिजाइन होता है, जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी हम मैनेजमेंट की भाषा में उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे इंसान का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। अब इंसान का जो ढांचा है उसमें स्ट्रक्चर में कई सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, बराबर है। तो वैसे ही कंपनी चलाने के लिए इतने सारे जो कंपनी में एक्टिविटीज होते हैं, तो क्या किया जाता है, शॉर्ट में आपको पहले मैं बता दूं। तो जितने एक्टिविटीज करने हैं उतने ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप्स आने उतने डिपार्टमेंट्स बनेंगे। हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा और हर डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, अथॉरिटी दी जाएगी, प्लस उनको रिसोर्सेज दिए जाएंगे, यानी मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। हर डिपार्टमेंट को मैन लगने वाला है, यानी मैन पावर लगने वाला है, मशीन्स लगने वाले हैं, मनी लगने वाले। तो जो जो रिसोर्सेज जिसको लगने वाले उनको वो दिया जाएगा और इस तरह से सिस्टम बनाया जाएगा ताकि हर काम स्मूथली और सिस्टमेटिकली हो सके, ताकि हम प्लान को अंजाम दे सके। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही यही होता है कि जो हमने प्लान बना है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी प्लान को अंजाम देना है। तो देखेंगे इसको धीरे धीरे। तो पहला पॉइंट मैंने आपके लिए पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा, सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड। ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, इन सबको ग्रुप के हिसाब से साथ में ग्रुप बनाना पड़ेगा, इनको अरेंज करना पड़ेगा ताकि हम सब मिलकर कंपनी के गोल्स को अचीव कर सके। इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट इज टू बी डन, प्लानिंग में डिसाइड होता है क्या करना है फ्यूचर में। जबकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की बात करें तो डिसाइड्स द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान, वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान, यानी हमने जो प्लान किया है उसको हम कैसे अचीव करेंगे। यानी दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। दो डेफिनेशन हैं, आप लास्ट वाला डेफिनेशन लुइस एलिन का डेफिनेशन जबरदस्त है, थोड़ा लेंथी लग सकता है, लेकिन उसमें क्लियर कट सारी बातें बताई गई जो मैंने ऑर्गेनाइजिंग में आपको बताई। फिर से एक बात देख लेते उसको। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, अभी भी बताया। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, जितने एक्टिविटीज करने हैं हम उतने ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 एक्टिविटीज करने हैं तो हमने 10 ग्रुप बना लिए। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर एक ग्रुप को अपना अपना काम दिया जाएगा, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उनको अथॉरिटी यानी पावर टू टेक डिसीजन अथॉरिटी दी जाएगी, प्लस हर एक को अपना अपना रोल समझाया जाएगा कि तुमने ये काम करना है, ये तुम्हारा जवाबदारी होगा। एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, यानी उनको समझाया जाएगा कि तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हें किससे इंस्ट्रक्शन लेना है, तुम्हें किससे इंस्ट्रक्शन देना है। तुम्हें तुम्हारे सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन लेना है तो ये आपका सुपीरियर है, तुम्हें इनसे काम करवा के लेना है तो ये तुम्हारे सबऑर्डिनेट है। तो ये सब बताया जाता है रिलेशनशिप, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि सिस्टमेटिकली सब काम चलता रहे और हम सब मिलकर कंपनी के गोल और ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सके। enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स इसका इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो पॉइंट नंबर वन इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, सिस्टमेटिकली हम सबको काम डिवाइड करके दे रहे हैं, बराबर। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट पढ़ सकते हैं आप। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग द वर्कफोर्स, यानी हमने काम सबको जॉब डिवाइड करके दिया है। The work is divided into units and departments. This division of work helps in bringing specialization in various activities of organization। यानी सबको काम डिवाइड करके दिया उनके स्किल के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। एक ही तरह का काम कर करके ना बंदा उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, और जब बंदा स्पेशलाइज हो जाता है तो इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्रीजेस ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, यानी इससे हमारा एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा, यानी काम फटाफट होगा, क्योंकि हमने काम किसको दिया है, एक्सपर्ट्स को दिया है, काम डिवाइड करके दिया है। जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दिया गया तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, यानी काम जल्दी होगा, खर्चा कम लगेगा। पॉइंट नंबर 2, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, सबको अपना अपना रोल समझाया जाता है
क्लैरिफाई किया जाता है कि तुम्हें किससे इंस्ट्रक्शन लेना है, तुम्हें किसे रिपोर्ट करना है, किसे इंस्ट्रक्शन लेना है, किसे रिपोर्ट देना है, यानी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होगा तो काम जल्दी होगा, वो ये आप चेक कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप क्लैरिफाइज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। यानी कभी कुछ पूछना है तो कौन किससे पूछेगा, कभी किसी को कुछ बोलना है तो कौन किसको बोलेगा, तो ये सबको पता होना चाहिए। दिस रिमूव्स कंफ्यूजन इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। इससे क्या है, सारी इंफॉर्मेशन स्मूथली चलती रहेगी, पास ऑन होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय एन इंडिविजुअल। यानी यहाँ पे हर बंदे की हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि तुम्हें ये लेवल पे काम करना है, ये तुम्हारी जवाबदारी है, और वो हिसाब से हमने आपको अथॉरिटी दी है। पॉइंट नंबर 3 इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यानी बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस। जितने भी रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूज होगा, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो यानी मनी हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, इसका यहाँ पे बेस्ट यूज होगा। The proper assignment of jobs avoid overlapping of work and makes possible best use of resources। अब सबको काम डिवाइड करके दिया है तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर हम इल्जाम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर इंसान का रोल फिक्स किया गया है। इतना ही नहीं, लास्ट पॉइंट आप उससे कनेक्टेड है, पढ़ सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, क्योंकि हर एक को अपना अपना रोल बताया गया, तो डुप्लीकेशन यानी एक से ज्यादा लोग सेम एक्टिविटी नहीं करेंगे। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट, यानी हमारा टाइम, मनी, एफर्ट सब बचने वाला है। अगर हम वेस्टेज कम करेंगे तो यानी रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, बेस्ट यूज हो रहा है, जिसको मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं OUOR, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 4, एडेप्टेशन टू चेंज। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, वो हिसाब से हम चेंजेस के हिसाब से एडेप्ट यानी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउस अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी जो बिजनेस एंटरप्राइज के लोग हैं वो चेंजेस लाते हैं अपने बिजनेस में, किसको देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए। इट अलाउस ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर टू बी सुइटेबली मॉडिफाइड एंड रिवीजन ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग मैनेजरल लेवल्स। यानी हम यहाँ पे सिचुएशन को देख के एनवायरनमेंट को हिसाब से अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ताकि हम एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज एज इट कैन देन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ चेंजेस। अगर हम सिचुएशन के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं, काम करने के पैटर्न में बदलाव लाते हैं, तो हमें कोई कंपटीशन, कोई चेंजेस हमें रोक नहीं सकता। हमारा बिजनेस ग्रो होते रहेगा और हम मार्केट में हमेशा टिके रहेंगे और सर्वाइव करते रहेंगे। क्लियर है दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट। अब क्या हो गया, काम सबको डिवाइड करके दिया है, ग्रुप बनाया है, सबका रोल सबको बता दिया गया, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो हमें मैनेज करने में आसानी होगी। हम असरदार तरीके से मैनेज कर पाएंगे, सब पे नजर रख पाएंगे, हर तरह की एक्टिविटीज को ध्यान दे पाएंगे। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो ग्रुप बनाते हैं, हर एक को एक्टिविटीज काम डिवाइड करके देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज। यानी हर एक इंसान को अपना ड्यूटी, जॉब समझाया जाता है, किसने क्या रोल परफॉर्म करना है, ये सबको बता दिया जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे पिक्चर में बताता है डायरेक्टर सबको कि आपका क्या रोल है, आपने क्या रोल कैसे प्ले करना है, कितना प्ले करना है, सब बताया जाता है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर भी वही है। This helps to avoid confusion and duplication. Management of enterprise becomes easy and this brings effectiveness in administration. यानी हम अच्छे से मैनेज कर सकते, तो ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो है काम डिवाइड करके दे रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमॉन्ग द मैनेजर्स। यानी मैनेजर्स यहाँ पे क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने सबको काम डिवाइड करके दिया है, पावर भी उनको दे दिया कि उनकी पोस्ट के हिसाब से, तो डेलीगेशन का मतलब होता है पावर देना। तो हमने मैनेजर्स को पावर दिया, हमने अपना वर्कलोड कम किया ताकि हम इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो डेलीगेशन अलाउस मैनेजर्स टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाय असाइनिंग रूटीन जॉब्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। यानी यहाँ पे मैनेजर अपना लोड कम करने के लिए अपना पावर किसको दे रहे हैं,
अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हैं, भाई ये जो रूटीन एक्टिविटी से आज से तुम संभालोगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास टाइम ज़्यादा बचेगा, जो टाइम बचेगा हम इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर्स को ये बेनिफिट मिल रहा है कि वो अपना वर्कलोड कम कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स को अपना वो काम दे सकते हैं, अकॉर्डिंगली उनको पावर दे सकते हैं। इट गिव्स देम टाइम टू एक्सप्लोर एरियाज फॉर ग्रोथ, यानी जहाँ पे ग्रोथ है उन एरियाज में वो लोग अभी काम करेंगे, क्योंकि मैनेजर ने सारे रूटीन एक्टिविटीज किसको दे दिए, सारे फालतू के काम किसको दे दिए, अपने सबऑर्डिनेट्स को। दिस अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट देयर बाय स्टैंडिंग द कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन, यानी अब मैनेजर्स कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे, इनोवेशन ला पाएंगे, जिससे हमें कॉम्पिटिशन फेस करने में आसानी होगी। तो डेलीगेशन ऑल्सो डेवलप्स इन द सबऑर्डिनेट द एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद चैलेंजेस। यस, अब क्या होता है जब हम सबऑर्डिनेट को पावर देते हैं, उसको जवाबदारी देते हैं, भाई अभी से तुम ये देखोगे, तो उनको भी कुछ सीखने को मिलता है, उनकी भी एबिलिटी बढ़ती है, उनकी भी क्षमता बढ़ती है कि किस तरह से सिचुएशन को हमने, चैलेंजेस को हमने फेस करना है। एंड इट हेल्प्स देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, यानी उनको भी पता चलता है कि हम कितने पानी में, हमारी कितनी कैपेसिटी है, हम कितने कैपेबल है। इसके लिए पावर देना बहुत जरूरी है। पावर कौन किसको दे रहा है, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को। फ्रेंड्स, डेलीगेशन के ऊपर मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, जरूर देखिएगा। पॉइंट नंबर 7, एक्सपांशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज बाय एनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस। यानी यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, हम सिस्टमेटिक काम करते हैं, तो फ्यूचर में ना हम हमारे बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन यानी न्यू फील्ड्स में हम एंटर कर सकते हैं, नए चैलेंज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट अलाउज बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशंस, यानी हम ज्यादा जॉब पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं, ज्यादा डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, इवन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट लाइन्स, यानी हम और ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज कैन बी एडेड, यानी नए एरियाज को हम ऐड कर सकते हैं, नए मार्केट्स को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में इतना पावर कि वो बिजनेस को एक्सपांशन और ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर हम अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं तो स्काई इज द लिमिट, यानी हम जितना चाहें ग्रोथ कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहें ग्रोथ कर सकते हैं, और जिस एक्टिविटी में, जिस बिजनेस में चाहें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट की लाइन को हम बढ़ा सकते हैं, अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं, सेल्स को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल सैमसंग का ले लो। सैमसंग का खाली सेलफोन नहीं आता, उसके होम अप्लायंसेस के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, एसी भी आता है, फ्रिज भी आता है, ओवन भी आता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उनके आते हैं मार्केट में, वॉशिंग मशीन भी आता है, बराबर है। तो इस तरह से उन्होंने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइन्स बनाए हुए, तो उनको एक्सपांशन ग्रोथ करने में कोई रोक नहीं सकता। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट्स जो हमने कवर किए। अगर आपको मेरे वीडियोस देखनी है तो 3 ऑप्शंस हैं। पहला, आप हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे वीडियोस का लिंक दिया रहेगा, जिस लिंक पे क्लिक करेंगे वो वीडियो ऑन हो जाएगा, आपको वीडियो देखने में आसानी होगी। दूसरा, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, माई इंस्टाग्राम आईडी IMROC सर, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि आज कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। तीसरा ऑप्शन ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जैसे ही आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे, होम पेज ओपन होगा। जैसे ही वो पेज ओपन होता है, प्लेलिस्ट वन दिखेगा, वहां क्लिक कीजिएगा। चैप्टर वाइज और स्टैंडर्ड वाइज वहां पे फोल्डर्स बने हुए हैं, 11th के, 12th के, जिस चैप्टर के भी आपको वीडियोस देखनी है आप देख सकते हो, ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में ज्यादा मेहनत ना लेनी पड़े। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।